नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एड्यूटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है देवांशु गुप्ता। आज हम कवर करने जा रहे हैं 22 से लेके 24 जनवरी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो वीडियो थोड़ी लंबे होने वाली है, बट प्लीज़ एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ अपनी नोटबुक पेन पेंसिल लेके आइए, नोट्स बनाइए। आज के सेशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आज हमारे पास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन। तो पहले हमारा लास्ट वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग आर द करंट चैंपियंस ऑफ द रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी के अभी चैंपियंस कौन हैं? क्या ऑप्शंस थे हमारी? मुंबई क्रिकेट टीम, दिल्ली क्रिकेट टीम, सौराष्ट्र क्रिकेट टीम या बिहार क्रिकेट टीम। तो नेहा शर्मा, अनिल कुमार, सोनम ठाकुर एंड आकृति शर्मा, यू ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। सौराष्ट्र क्रिकेट टीम इज द करंट डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ रणजी ट्रॉफी। तो न्यूज क्या है देखिए, द हिंदू ने आर्टिकल कवर किया 21 जनवरी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि द रणजी ट्रॉफी इज सेट टू बी कैंसल्ड, मतलब काफी हाई चांसेस हैं कि फिर से ये कैंसिल हो जाएगी अनलेस बीसीसीआई कोई प्रोविजंस बनाती है इन ऑर्डर टू कंडक्ट द रणजी ट्रॉफी अमिड, मतलब बढ़ते हुए हमारे कोविड केसेस के बीच में। ठीक है, द रणजी, अब इसके साथ हमें थोड़ा रणजी ट्रॉफी के बारे में पता होना चाहिए। इट इज इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट क्रिकेटर्स, रंजीत सिंह के नाम पर इसका जो नाम रखा हुआ है। ठीक है, 1934 में ये सीरीज अनाउंस हुई थी एंड इनिशियल फिक्चर्स टुक प्लेस इन 1934 एंड 35। ठीक है, तो ठीक है जी, ये चीज सौराष्ट्र क्रिकेट टीम जो है वो अभी फिलहाल इसकी चैंपियन है। पिछले साल भी रणजी ट्रॉफी नहीं हुई थी ड्यू टू इंक्रीजिंग कोविड केसेस। तो चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों आज। रिसेंटली इन न्यूज, ऑपरेशन सर्द हवा हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ऑफ इंडिया। ऑपरेशन सर्द हवा, ये नाम पढ़ के आपके दिमाग में कौन आ रहा है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। काइंडली मार्क योर आंसर्स दोस्तों, अपने आंसर को मार्क कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। फॉर एवरी राइट आंसर गिव योर सेल्फ +2 मार्क्स एंड एवरी रॉन्ग आंसर -0.66। ठीक है, तो बताइए क्या आपका सही जवाब है इसके लिए? द राइट आंसर फॉर दिस इज बीएसएफ, दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो ये हम अभी न्यूज कवर करते हैं। आपने क्या करना है, मुझे बताना है कितनी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं इंडिया की, एंड उनके नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, ये अभी आप वीडियो पॉज करके अभी करेंगे इसको। तो चलिए न्यूज को कवर करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज प्लान टू बॉल्स्टर इट्स सर्वेलेंस अराउंड दी पाकिस्तान बॉर्डर इन राजस्थान। राजस्थान में कहां पर? जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में मेनली होगा ये अंडर ऑपरेशन सर्द हवा फ्रॉम जनवरी 23 टू 28। तो 23 से 28 के लिए स्पेसिफिकली इस ऑपरेशन को लाया जा रहा है, जिसका नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। तो है क्या वहां पर? देखिए धुंध पड़ेगी इस टाइम पर और रिपब्लिक डे का भी टाइम है, तो डेंस फॉग के अंदर वहां से इंसर्जेंसी ना हो, कोई लोग अंदर ना आ जाए इलीगली, तो उसके लिए उन्होंने सर्द हवा, देखिए सर्दी से इसको याद रखिए, सर्दी की हवा चल रही है, तो सर्दी के समय में रिपब्लिक डे के टाइम पर ये ऑपरेशन लाया गया है बाय बीएसएफ। ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा, जैसलमेर राजस्थान में ये आएगा। वीक लॉन्ग ऑपरेशन है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के चलते बहुत जरूरी है ये करना। अब बीएसएफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बीएसएफ इज वन ऑफ 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ठीक है, तो टोटल में 7 होती हैं। आपने नीचे नाम इनके कमेंट सेक्शन में बताने हैं। विद द ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ बॉर्डर्स, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 दिसंबर 1965। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये आती है। ठीक है जी, क्लियर है? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 2, द इटर्नल फ्लेम एट अमर जवान ज्योति वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कौन से साल में आई थी हमारी अमर जवान ज्योति? कौन से साल में ये इटर्नल फ्लेम को लाया गया था? द ऑप्शंस आर 1971, 1972, 1965 एंड 1983। मैं जानता हूं आप सभी इसका सही जवाब देंगे। द राइट आंसर इज 1972। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, द राइट आंसर इज 1972। तो न्यूज क्या है जानते होंगे आप कि अमर जवान ज्योति को मर्ज कर दिया गया है विद द नेशनल वॉर मेमोरियल फ्लेम। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पॉलिटिक्स में नहीं घूमना है, हमें नहीं देखना है क्या सही है क्या गलत है। देखिए हमारे को सिर्फ फैक्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, हमें फैक्ट्स पर फोकस करना है, ना कि पॉलिटिक्स पर। तो यहाँ पर फैक्ट्स ये हैं कि एस्टैब्लिश हुई थी 1972 में। 1971 वॉर के जो वेटरन्स थे उनको हम कह सकते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए फ्लेम चल रही थी। टोटल में यहाँ पे 4 फ्लेम्स हैं, जिनमें से कि एक टाइम एट ए टाइम 1 हमेशा जलती है, बट ड्यूरिंग सम हम कह सकते हैं कि हमारे जब भी कभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होती है तब चारों बर्नर्स को जलाया जाता है। ठीक है, तो अब इसको शिफ्ट करके कर दिया गया है हमारे
नेशनल वॉर मेमोरियल के ऊपर। तो जो अमर जवान ज्योति है उसको इंडिया गेट से मतलब शिफ्ट करके दूसरी जगह पे मर्ज कर दिया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल में। अब इंडिया गेट के सिर्फ 400 मीटर दूरी है नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक है। एंड इसमें अगर आपको एक चीज और याद रखनी है, आप मुझे ये बताइए कि पहले हमारी जो अमर जवान ज्योति थी वो एलपीजी गैस पर चलती थी, ठीक है। इसको चेंज करके रिसेंटली कौन से हमारे गैस सोर्स पर किया गया था, किस फ्यूल के ऊपर अभी अमर जवान ज्योति हमारी चल रही थी, ठीक है। तो ये मेन न्यूज है, इंडिया गेट पर थी ये, राइट, हमें तो पता ही है। एंड अब इसको चेंज करके नेशनल वॉर मेमोरियल पर, जो कि इंडिया गेट से सिर्फ 400 मीटर दूर है, वहां पर कर दिया गया है, राइट। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली इन न्यूज गैनोडर्मा इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो गैनोडर्मा, ठीक है, ये नाम अभी रिसेंटली आया है न्यूज में, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने पढ़ा होगा ये या पहले कभी सुना होगा, बहुत ही फेमस है ये, ठीक है। गैनोडर्मा इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑप्शंस आर वायरस, फंजाई, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया या नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज फंगस, ठीक है। तो गैनोडर्मा इज अ टाइप ऑफ मशरूम, ठीक है दोस्तों। इसकी चाइना में ना बहुत, मतलब हम इसको बोल सकते हैं पूजा कुछ हद तक, मतलब रिलीजियस बिलीव्स माने जाते हैं गैनोडर्मा के साथ इन चाइना, ठीक है। तो अभी रिसेंटली न्यूज ये आई है, रिसर्चर फ्रॉम केरला हैव आइडेंटिफाइड 2 न्यू स्पीशीज ऑफ फंजाई फ्रॉम गैनोडर्मा दैट आर एसोसिएटेड विद कोकोनट स्टेम रॉट। मतलब कोकोनट के पेड़ को खराब करने वाली 2 स्पीशीज हैं गैनोडर्मा की, जो कि रिसेंटली अभी ढूंढी गई हैं बाय साइंटिस्ट्स, ठीक है। द बट रॉट और बेसल स्टेम रॉट ऑफ कोकोनट इज known by several names in different parts of India. गैनोडर्मा आंध्र प्रदेश में इसका नाम है, ये अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग नाम है, ठीक है। तो इसमें जो इन्फेक्शन होती है बेसिकली रूट्स में स्टार्ट होती है, बट सिम्टम्स इंक्लूड डिस्कलरेशन एंड रॉटिंग ऑफ स्टेम लीव्स, ठीक है। तो एक बारी अगर ये स्टार्ट हो जाती है तो ये दिक्कत को दूर करना कोकोनट प्लांटेशन में बहुत मुश्किल है। एंड इंडिया का बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि कोकोनट प्लांटेशन पे डिपेंड करता है। सो सच प्रॉब्लम्स आर रियली रियली डिफिकल्ट फॉर द फार्मर्स। तो इनके सॉल्यूशंस आने बहुत जरूरी हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप याद रखेंगे गैनोडर्मा एक फंगस है जो कि अफेक्ट कर रही है हमारे कोकोनट के प्लांटेशन को, राइट। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको, हाँ जी, ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है, जो कोकोनट पाम का साइंटिफिक नेम है यहाँ पे कोकस न्यूसीफेरा, ठीक है। इसको प्लीज मार्क करके याद रखिए, कोकोनट पाम की जो स्पीशीज इफेक्ट हो रही है कोकस न्यूसीफेरा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखें। Which of the following states has recently launched its first bird atlas? तो bird atlas, ठीक है, याद रखना ये नाम, bird atlas अभी किस स्टेट ने लॉन्च करी है? The options are तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश या फिर ओडिशा। तो देखिए, इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका बताऊंगा आपको, मतलब ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बट आपको बर्ड एटलस से सीधा याद आना चाहिए KBA, ठीक है दोस्तों। माफ कीजिएगा, यहाँ पर फिर से ऑप्शन गलत है, द राइट आंसर इज केरला, ठीक है। तो इसको याद रखने का सही तरीका यही है, आप बस KBA याद रखिए। आपको बर्ड एटलस दिमाग में है तो आपको KBA याद आना चाहिए, द केरला बर्ड एटलस, ठीक है। एक सॉलिड बेसलाइन डेटा दिया है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबंडेंस ऑफ वेरियस बर्ड स्पीशीज अक्रॉस ऑल मेजर हैबिटेट्स गिविंग एन इम्पिटस फॉर फ्यूचरिस्टिक स्टडीज, ठीक है। तो स्टडीज में बहुत काम आती हैं एटलस, राइट। और ये हमें एक बहुत ही अच्छा बेसलाइन डेटा दे रहा है अबाउट वेरियस स्पीशीज अक्रॉस ऑल मेजर हैबिटेट्स। तो ये जो बनाई गई है KBA, केरला बर्ड एटलस, इसके ये बेसिकली 2 सर्वेज हेल्ड हुए ओवर 60 डेज और एक साल में, जुलाई से सितंबर के बीच और जनवरी से मार्च के बीच, 2015 से 2020 के बीच में, ठीक है। तो 60-60 दिन के सर्विस थे। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि इट इज़ वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट बर्ड एटलस इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। तो बहुत ही, मैं कहूँगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें से याद रखने वाले हैं, केरला ने ये बर्ड एटलस लाए हैं वो, एंड इट कैन बी सेड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिवली रिसर्च एंड प्रिपेयर्ड बर्ड एटलस इन होल एशिया, ठीक है। तो ठीक है, ये पॉइंट्स उम्मीद करता हूं आप याद रखेंगे। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिसेंटली स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ वेरियस रेयर बुक्स, डॉक्यूमेंट्स एंड पाम लीफ स्क्रिप्ट्स। तो जब पाम लीफ स्क्रिप्ट्स भी आ गए बीच में तो आप समझिए कितना पुराना डाटा होगा, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी स्टेट ने इसकी डिजिटलाइजेशन स्टार्ट करी है, एंड ये बहुत ही पुराना, हम कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को किया जा रहा है। दी ऑप्शन आर तमिलनाडु, ओडिशा, केरला, हरियाणा। तो प्लीज, आप, उम्मीद कर रहा हूं मैं आप इसका भी सही जवाब देंगे। द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इट इज तमिलनाडु, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
तो देखिए, डैनियल पुअर मेमोरियल लाइब्रेरी ऑफ अमेरिकन कॉलेज में यहाँ पर डिजिटाइजेशन स्टार्ट हो रही है। तमिलनाडु डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ये आएगा। ठीक है, अमेरिकन कॉलेज की वेबसाइट पर ये ओपनली अवेलेबल होगा फॉर एवरीवन। ठीक है, तो 10,000 से ज़्यादा रेयर बुक्स, डॉक्यूमेंट्स एंड पाम लीव्स को डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। उसके फायदे क्या होंगे? देखिए, कभी भी कोई बुक या पेपर होता है उसको खराब होने के चांसेस रहते हैं, राइट, बट एक डिजिटल कॉपी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा ठीक रहेगी। एंड आज के समय में हम ये भी जानते हैं कि कितना ज़्यादा प्रचलन चल रहा है डिजिटल बुक्स को पढ़ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। एंड इससे भी पता चलेगा जो पुराना डाटा है हमारा वो कितना अबंडेंटली अवेलेबल हो जाएगा फॉर एवरीवन टू रीड। ठीक है, तो तमिलनाडु स्टेट में ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग हैज और हैव बीन कन्फर्ड द सुभाष चंद्र बोस आपड़ा प्रधान पुरस्कार 2022? The options are Gujarat Institute of Disaster Management, प्रोफेसर विनोद शर्मा, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। जी हाँ, मैं जानता हूँ ऑप्शन देख के ही आपको आंसर समझ आ रहा होगा, बट दिस इज फॉर योर आई वुड से टू रिवाइज, ताकि आप इसको कभी भी आगे देखें तो आपको क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन में आंसर दिखना चाहिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। देखिए, तो गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को मिला है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये अवार्ड। ठीक है, एंड प्रोफेसर विनोद शर्मा को मिला इंडिविजुअल कैटेगरी में ये अवार्ड। क्या नाम है अवार्ड का? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। किस फील्ड में मिलता है? डिजास्टर मैनेजमेंट में मिलता है, फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब 23 जनवरी को ही मिलता है, जो कि हमारी बर्थ एनिवर्सरी है सुभाष चंद्र बोस जी की। तो इसमें से आप देखिए एक ही न्यूज में कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को भी मिला है, प्रोफेसर विनोद शर्मा को भी मिला है। तो मार्क दीज 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अवार्ड का नेम ऑब्वियसली याद रखना जरूरी है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। कब मिलता है? 23 जनवरी को मिलता है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब ये कैटेगरीज हैं दोनों। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसके लिए मिलता है ये? डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में मिलता है, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये उम्मीद कर रहा हूँ ये आपने 5 पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। अब चलें अगले हमारे क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंडियन इकोनॉमी इज विटनेसिंग अ वी शेप्ड रिकवरी। अ वी शेप्ड रिकवरी मीन्स देयर इज अ शार्प अपटर्न आफ्टर अ क्विक डिक्लाइन। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, तो अगर सडनली गिरे और सडनली उठ जाए तो उसको हम कहेंगे वी शेप्ड रिकवरी। तो इसमें क्या क्वेश्चन है? इंडिया वी शेप्ड रिकवरी देख रहा है, और सेकंड शार्प अपटर्न आफ्टर क्विक डिक्लाइन। तो देखिए, सेकंड तो बिल्कुल ठीक है वी शेप्ड रिकवरी के बारे में, बट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो वी कैन से दैट ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। न्यूज क्या है यहाँ पर? हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर, उन्होंने कहा है कि जनरल गवर्नमेंट शुड प्रिवेंट अ के शेप्ड रिकवरी। तो देखिए, के शेप्ड रिकवरी क्या होती है कि अगर हमारी इकोनॉमी ऐसी जा रही है पहले एंड देयर इज अ सडन फॉल, तो यहां से कुछ सेक्टर्स इकोनॉमी के रिकवर बहुत अच्छे से कर जाएंगे, ठीक है, एंड कुछ सेक्टर्स इकोनॉमी के नीचे जाते रहेंगे। तो ये क्या बन गया? एक हम कह सकते हैं कुछ सॉर्ट ऑफ के बन गया ये, राइट। तो के शेप्ड रिकवरी, तो इंडिया इस वक्त के शेप्ड रिकवरी विटनेस कर रहा है, एंड सिर्फ इंडिया नहीं, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही के शेप्ड रिकवरी को विटनेस कर रही है, अगर हम ओवरऑल एक ट्रेंड देखें तो। क्यों? देखिए, अभी हमने रिसेंटली सुना कि श्रीलंका जैसी इकोनॉमी कितना ज़्यादा सफ़र कर रही है, राइट। क्यों? क्योंकि उनका जो मेन हमारा कह सकते हैं कि चंक ऑफ इकोनॉमी जीडीपी थी वो टूरिज्म से आती थी, एंड टूरिज्म सेक्टर एज वी ऑल नो ड्यू टू कोविड-19 हैज बीन डिसरप्टेड। तो देखिए, अब अगर कुछ पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छे से रिकवर कर जाते हैं, एंड कुछ पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी नहीं रिकवर कर पाते, वो डाउनवर्ड ट्रेंड पर रहते हैं, तो हमारी जो इकोनॉमी होती है वो चली जाती है के शेप्ड रिकवरी में। तो इंडिया में यही चल रहा है। हमारे कुछ जो मतलब बिजनेसेस हैं, स्पेसिफिकली जो टेक्निकल जॉब्स होती हैं, आईटी बेस्ड जॉब्स हैं, वो अपवर्ड ट्रेंड में जा रही हैं, बट सम सेक्टर्स मोस्टली लाइक टूरिज्म और वी कुड से जिम्स, रेस्टोरेंट्स आर गोइंग इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जिस वजह से जो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस आ जाएगा, लोगों के बीच में, लोगों की इनकम में डिसबैलेंस आ जाता है, राइट। तो जो हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है कि हमें इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए, और उनका ये कहना बिल्कुल सही है। तो इसके साथ यहाँ पे डेटा मेंशन्ड है, दी कंट्रीज जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो ओवर 9%। इंडिया की बात हो रही है, कंट्रीज मतलब उम्मीद कर रहा हूँ आप ये बात समझेंगे कि इंडिया की बात ही हो रही है यहाँ पे।
in the current financial year that ends on March 31, the economy had contracted by 7.3% in last fiscal. ठीक है. इसमें उम्मीद मतलब इसमें जो मेन पॉइंट है याद रखने वाला वो है रिगार्डिंग के शेप्ड रिकवरी. आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर नाउ. क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली न्यूज ऑस्लो इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, आपको फ्री के मार्क्स भी कहीं ना कहीं तो देने हैं, तो यहाँ पे फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं, बांट लो, ले लो. द राइट आंसर इज नॉर्वे. तो न्यूज़ ये है कि तालिबान की डेलीगेशन पहली बार एक यूरोपियन कंट्री में गई है. ऑस्लो में वहाँ पे बात हो रही है. सो तालिबान अफगान सिविल सोसाइटी मेंबर्स बिगिन ऑस्लो टॉक्स. ऑस्लो नॉर्वे की कैपिटल है, तो नॉर्वे के साथ ये डिस्कशंस हो रही हैं which are to be focused on human rights and humanitarian crisis in Afghanistan taking place behind closed doors. मतलब ये जो कन्वर्सेशंस होंगी ये नॉर्वे और तालिबान के बीच की हैं, बट अभी तक किसी कंट्री ने तालिबान को अफगानिस्तान की एक गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं कहा है या फिर उसको प्रॉपरली एक गवर्नमेंट का दर्जा नहीं दिया है. नॉर्वे का कहना है कि हम वो भी नहीं कर रहे हैं, हमारा मेन मकसद है इन इश्यूज को रिजॉल्व करना, तालिबान से इस बारे में बात करना. तो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुताकी, उन्होंने ये नाम याद आपको रखना पड़ेगा. ठीक है जी, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का. तो वो अभी पहली बार ये टॉक्स हो रही हैं बाय सम यूरोपियन कंट्री ऑफ अफगानिस्तान इन ऑर्डर टू ब्रिंग बैक द पीस एंड डेकोरम ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो नॉर्वे याद रखना है, नॉर्वे में हो रही है ये बात. तो नॉर्वे में ऑस्लो टॉक्स का मतलब है कि ऑस्लो की नॉर्वे की कैपिटल में ये बातें चल रही हैं. तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9, due to an oil spill caused by the recent volcanic eruption in South Pacific, which of the following countries has announced an environmental emergency? तो एक बहुत बड़ा इरप्शन हुआ है अभी रिसेंटली, हमने सुना है सभी ने. ठीक है, साउथ पैसिफिक में. तो आपने बताना है कि कौन सी कंट्री ने एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर करी है ड्यू टू एन ऑयल स्पिल कॉज्ड बाय दैट वॉल्केनिक इरप्शन. दी ऑप्शंस आर पेरू, इक्वाडोर, चील या कोलंबिया. द राइट आंसर इज पेरू. तो 6000 बैरल्स ऑफ ऑयल जो है वो समुद्र में गिर गया है ड्यू टू द इरप्शन. एंड हो क्या रहा था कि एक टैंकर जा रहा था शिप में जिसमें कि रिफाइनरी से ऑयल निकला था और वो वहाँ पर स्पिल कर गया है. तो उससे नियर बाय बीचेस जो है 21 बीचेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है. बहुत ज़्यादा हमारी जो वहाँ पे हम कह सकते हैं लाइफ थी वहाँ पे इफेक्ट पड़ा है इस चीज़ का. प्लांट्स, एनिमल्स, जितनी फिशेज होती हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. तो इस चीज़ के लिए सस्टेनेबल मैनेजमेंट पर कंट्री का प्राइम फोकस रहेगा एंड इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द कंट्री पेरू. ठीक है, तो याद रखना ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट करी जाएगी इस डिज़ास्टर के लिए. इसको मतलब और ज़्यादा इससे जितना हम कम से कम डैमेज कंट्रोल कहते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को, जितना ज़्यादा हम डैमेज कंट्रोल कर सकें वो अभी हमारा मेन फोकस रहेगा इसको लेके. तो याद रखेंगे हमने क्या पॉइंट याद रखने हैं. रिसेंटली एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था इन द साउथ पैसिफिक. ठीक है, तो पेरू के एक शिप से ऑयल जो था वो लीक कर गया. तो ऑयल स्पिल को प्रिवेंट मतलब जो डिजास्टर है उसको जो इमरजेंसी है उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर करी है. तो चलिए फिर आज का होमवर्क क्वेश्चन. द अपकमिंग स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इज अ ट्रिब्यूट टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया. नाम ध्यान से पढ़िए यहाँ पे, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी अपकमिंग. ठीक है, आ रहा है अभी थोड़े दिनों में. ऑप्शंस क्या है, रामानुजनाचार्य, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल या बी आर अम्बेडकर. तो ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है. ठीक है, अच्छे से करेंगे इसको. एंड प्लीज नीचे कमेंट डाउन कीजिए अगर आपको सेशन पसंद आया. लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड द पीडीएफ ऑफ टुडेज सेशन विच आई एम टेलिंग यू विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर रिविजन will be available in the link in the description box below on our telegram channel. ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. मेरा नाम है दिवांशु गुप्ता, साइनिंग ऑफ. सी यू, बाय बाय.